नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपकी स्टडी जीके की क्लास में। और ये शाम को किस टाइम होती है? हर रोज़ शाम को 5 बजे होती है। अब तक हमने इसकी सिर्फ एक क्लास ली है। आप लोगों की अगर छूट गई है तो वो क्लास देख लीजिए, फुल डिटेल हमने क्लास कराई है। और आज हम शुरू करते हैं आपके 11वां क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं, क्योंकि हम उसमें डिटेल के साथ सिर्फ 10 क्वेश्चन करवा पाए थे। लेकिन आज हम शुरू करते हैं आपका आगे से आगे कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को कराया जा सके। ठीक है, तो आप लोग बताइए, आप लोगों के सामने क्वेश्चन है और आंसर दीजिए, क्योंकि डिटेल के साथ क्लास चलेगी तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है। इतना टाइम आप लोगों ने हमें नहीं दिया कि 1 घंटा आप लोगों ने हमें दे दिया है। आप लोग नहीं देते इतना प्यार, आप लोगों ने इतना प्यार नहीं दिया अब तक। कोई उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें प्यार दोगे, विश्वास जताओगे, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसी के साथ पहले क्वेश्चन के साथ आपकी शुरुआत करते हैं। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? बताइए, इतिहास का जो आरंभिक काल है, प्रारंभिक काल है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल या नव पाषाण काल। बताइए क्या कहा जाता है? इतिहास के प्रारंभिक काल को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है इतिहास के प्रारंभिक काल को? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल या नव पाषाण काल कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पुरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? पुरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। अगर हम क्वेश्चन की डिटेल से बात करते हैं तो हमें जाना होगा आपके उस पेज पे जो हमारे पास है आपको समझाने के लिए। देखिए, अब देखते हैं हम, मैंने क्या कहा है, इतिहास के प्रारंभिक काल को क्या कहा जाता है? पुरा पाषाण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरा पाषाण काल। ऑप्शन नंबर ए राइट था। अब देखते हैं, जिस काल का इतिहास में, जिस काल का हमें कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, जिस काल के बारे में हमें कोई साक्ष्य नहीं मिलता, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करता हूं इतिहास में जिस काल का, ठीक है, इतिहास में जिस काल का कोई साक्ष्य नहीं मिला, उसे क्या कहते हैं? उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। क्या कहते हैं उसे? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। आवाज आ रही होगी आप लोगों को सॉरी, ठीक है। और इसी के अंतर्गत पाषाण काल क्या है? इसी के अंतर्गत पाषाण काल सभ्यता आती है। ठीक है, इसी के अंतर्गत क्या आती है? आपकी पाषाण काल सभ्यता आती है। क्या आती है? पाषाण काल सभ्यता आती है। पाषाण काल सभ्यता आती है, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, क्या है? इसे 3 भागों में बांटा गया है। वे 3 भाग कौन कौन से हैं? देखिए, क्या है? पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। आपका पुरा पाषाण काल, क्या है? पुरा पाषाण काल नंबर 1 पर पुरा पाषाण काल। नंबर 2 पर क्या है? आपका मध्य पाषाण काल। क्या है? मध्य पाषाण काल। और नंबर 3 पर आपका क्या है? बताइए, नंबर 3 पर क्या है आपका? नव पाषाण काल। आया समझ में? क्या है? नव पाषाण काल। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होती है इन सभी चीजों में कि कहां से कैसे। आज मैंने इसको डिफाइन कर दिया है, आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, आप लोगों की समझ में ये आ गया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन पर जाते हैं और अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा था, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो पुरा पाषाण काल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर क्या है? क्या है? पुरा पाषाण काल। क्या कहा जाता है? आपका पुरा पाषाण काल
कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, भीमबेटका गुफा किस राज्य में? बताइए। अगर भीमबेटका की बात करता हूं तो भीमबेटका नामक गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा या मध्य प्रदेश? बताइए आपका कहां पर है? तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा या फिर मध्य प्रदेश? बताइए बताइए कहां पर है? देखिए, अगर मैं बात करता हूं इसका जो भीमबेटका जो गुफा है वो कहां पर है? एमपी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम एमपी के बारे में। एमपी, ठीक है, तो भोपाल, भीमबेटका गुफा कहां है? एमपी में है। वो एमपी की राजधानी जो है वो भोपाल है और भोपाल से 45 किलोमीटर की दूरी पर, कहां पर? 45 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में। कहां पर? दक्षिण में। भोपाल से 45 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में क्या है? यह गुफा है, भीमबेटका की गुफा स्थित है। भीमबेटका की गुफा को क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है भीमबेटका की गुफा को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक। क्या कहा जाता है? भीमबेटका की गुफा को प्रागैतिहासिक काल का प्रहरी कहा जाता है। काल का प्रहरी कहते हैं। अगर आपसे पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रागैतिहासिक काल का प्रहरी किसे कहते हैं, तो क्या आप आंसर दे सकते थे? आज से पहले सच बताइए, क्या आप सच में आंसर दे सकते थे कि प्रागैतिहासिक काल का प्रहरी किसे कहा जाता था? अगर मैं बताऊं तो यहां पर बैठे अगर 90-100 बच्चों में से आप सिर्फ उसमें से 2 या 3 या 4 या 5 या 10 बच्चे, हाईएस्ट 10 बच्चे, अंत हो जाएगी, इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता था कि प्रागैतिहासिक काल का प्रहरी किसे कहा जाता है। नहीं दे सकता। पेपर में तोड़ देगा ये सवाल, और यही वो क्वेश्चन होता है। तो मैंने आपको बताया भीमबेटका की गुफा एमपी के भोपाल से 45 किलोमीटर की दूर दक्षिण में स्थित है। भीमबेटका की गुफा को प्रागैतिहासिक काल का प्रहरी कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है? मैंने अभी बताया था कि इतिहास में जिस काल के हमें साक्ष्य प्राप्त नहीं होते उसे क्या कहा जाता है? उसे आपका प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इसके अंतर्गत ही पाषाण काल, एक पाषाण काल सभ्यता आती है जिसमें 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये अभी डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? बताइए, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? ऑप्शन नंबर ए नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, लघु पाषाण काल या मध्य पाषाण काल। बताइए किस काल में या किस युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? बताइए किस में पाए गए थे? भाई जिसका नाम ही पाषाण काल था, और पाषाण काल में भी क्या आते थे? पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। तो पुरापाषाण अर्थात सबसे पहले जो पाषाण काल था, तो वहीं पर पत्थर के औजार पाए गए होंगे, इसलिए उसका नाम पाषाण काल रखा। और पाषाण काल में भी क्या रखा? आपका पूरा पाषाण काल अर्थात सबसे पहला पाषाण काल। तो यहीं पर आपके पत्थर से बने सबसे पहले औजार पाए गए थे। नवपाषाण काल में तो आग का आविष्कार लगभग हो चुका था। तो ठीक है, पूरा पाषाण काल। अब बात करते हैं नंबर 14 क्वेश्चन की। तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश के बीच फैला हुआ है। भारत की मुख्य भूमि किस अक्षांश के बीच फैली हुई है? बताइए, भारत की मुख्य भूमि किस अक्षांश के बीच फैली हुई है? ऑप्शन नंबर ए 8 डिग्री उत्तर और उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी, ये सॉरी गलत लिखा हुआ है, ये लिखा होना चाहिए था 8 डिग्री कुछ मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। 8 डिग्री, ठीक है ना, 8 डिग्री 4 मिनट पश्चिम और 37 डिग्री 7 मिनट पश्चिम, ठीक है ना। 8 डिग्री पूर्व, 4 उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट पूर्व में, या 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण और 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण। बताइए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। बताइए क्या होगा आपका राइट आंसर, क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8 डिग्री। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कुछ छूटा हुआ है इसमें, 8 डिग्री 4 मिनट। मैं इसे समझा देता हूं आप लोगों को अच्छे से।
भारत का जो अक्षांश बिंदु है मुख्य भूमि का अक्षांश बिंदु, ठीक है, मुख्य भूमि के अक्षांश बिंदु की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए मैप में बना देता हूं, थोड़ा अच्छा नहीं बनेगा लेकिन कोशिश करना कि आप लोग समझ सको, ठीक है। ये तो कैसा भी नहीं बना यार, ठीक है। हाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, सॉरी, ठीक है। अब यहां से बात कर लेते हैं थोड़ी सी। उम्मीद है कि कुछ आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा यहां से भी बढ़ा देते हैं ताकि आपको और अच्छा सा समझ में आ जाए, ठीक है। अब थोड़ा सा लग रहा है इंडिया, है ना, तो आप समझने की कोशिश करिए। देखिए ये तो आपका पूर्वोत्तर वाला है, असम वाला क्षेत्र है, ये आपका जम्मू कश्मीर, नीचे दक्षिण भारत हो गया, इधर आपका गुजरात हो जाएगा, इधर उड़ीसा का तट हो जाएगा। अब देखते हैं आपका एमपी यहाँ पे हो जाएगा बीच में। मैंने कहा था 8 डिग्री, क्या यार ये तो मुझे नीचे तक बताना था लेकिन ये तो गड़बड़ हो गई मेरे से, छोटा बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, अब मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, दक्षिण भारत हो जाएगा। यहां पे है 8 डिग्री 4 मिनट, क्या 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश क्या है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और यहां पर क्या है, यहां पर है आपका क्या, आपका 37 डिग्री 6 मिनट, क्या है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्या है उत्तरी अक्षांश, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। अब बात करते हैं देशांतर की। अगर मैं देशांतर की बात करता हूं तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, क्या 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। अगर अक्षांश की बात करेंगे, मुख्य भूमि की बात करते हैं, मुख्य भूमि की अगर अंडमान निकोबार की बात करोगे तो 6 डिग्री से आएगा, लेकिन मुख्य भूमि की बात करते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। कहां तक, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अगर देशांतर की बात करता हूं तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है, ठीक है, कहां तक आपका फैला हुआ है। अब बात करते हैं, हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं और हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन कहता था कि भारत का मुख्य भूमि का अक्षांश बिंदु पूछा हमसे और मैंने आपको देशांतर भी बता दिया है। तो अक्षांश बिंदु क्या है, आपका अक्षांश बिंदु है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर आपका 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व में सबसे बड़ा देश का भारत में कौन सा स्थान है। ये पूछना चाह रहा है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। सब जानते हैं कि कौन सा स्थान है, सब जानते हैं कि ऑप्शन नंबर ए 7वां स्थान है, लेकिन जरूरी है पहला, दूसरा, तीसरा, 7 तक कौन कौन से है। तो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, लिखिए रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका। देखिए रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। क्या है, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो क्षेत्रफल के क्रम में भारत का 7वां स्थान है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल है रूस का, फिर कनाडा का, फिर चीन का, फिर अमेरिका का, फिर ब्राजील का, फिर ऑस्ट्रेलिया का और फिर भारत का। समझ में आ गया, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। याद करिए, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका। भाई रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। कितना है, भारत का 7वां स्थान है। ठीक है, कौन सा 7वां स्थान है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ए हो जाएगा। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है, बताइए। पूर्वी
तटीय मैदान का, जो भारत का पूर्वी तटीय मैदान है उसका एक नाम क्या है? कोंकण तट, गुजरात मैदान, कोरोमंडल तट या मालाबार तट? तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो राइट आंसर बताइए मुझे क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? राइट आंसर हो जाएगा आपका कोरोमंडल तट। क्या है? कोरोमंडल तट कहा जाता है आपका। जो भारत है ये आपका क्या है? ये आपका पूर्वोत्तर वाले राज्य है। फिर यहां पर ये जो तट है, ये जो आपका पूर्वोत्तर वाले राज्य है, और ये जो तट है, ये वाला तट, ये क्या कहलाता है? पूर्वी तट को एक अन्य नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल तट भी कहा जाता है। इसे तमिलनाडु का जो तट है उस तट को कोरोमंडल तट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। पूर्वी तट को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। ठीक है ना, समझ में आया? अगर कोंकण तट की बात करूं, कोंकण तट जो है वो आपका गुजरात वाला है। क्या है? गुजरात। ठीक है ना, कोंकण तट जो है वो कहां का है? आपका गुजरात का। और मालाबार जो तट है, मालाबार जो तट है वो है केरल वाला। क्या है? केरल के तट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालाबार। जो पश्चिम की तरफ है यहां पर, ये क्या है? आपका मालाबार है, केरल वाला। और गुजरात वाले को कोंकण तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोंकण तट। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोरोमंडल तट, जो कि आपका क्या है? आपका तमिलनाडु वाला है। वो पूर्व की तरफ ही है, तो कोरोमंडल तट भी उसे कहा जाता है। अब बात करते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और अच्छे से दिखाई भी देगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको ये? चलिए, दिखाई दे रहा है। इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हुए है ना? हाँ, इस प्रश्न में ऑप्शन नहीं लिखे गए हैं। कोई बात नहीं, हम ऐसे ही समझ लेंगे। अगर आप पे आता है तो आप ऐसे ही आंसर दे दोगे। इसका आंसर देने में आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए, ये क्या दी गई है? झीलें दी गई है और ये इनके स्थान दिए गए। कौन सी झील कहाँ है? सबसे पहले आप पहचानिए कि कौन सी झील कहां पर है आपकी। बताइए मुझे कि कौन सी झील कहां पर है। ठीक है, अब देखिए, अगर बात करें पुलिकट है, ये पुलिकट झील, चिल्का झील, वूलर झील, सांभर झील। देखिए, सांभर झील को और वूलर झील को सब जानते हैं। सांभर कहां पर है? राजस्थान में। वूलर झील कहां है? कश्मीर में। आपकी चिल्का झील उड़ीसा में। और पुलिकट झील कहां है? आपकी तमिलनाडु में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी आती है, लेकिन यहां पर आपका तमिलनाडु दिया है तो हम तमिलनाडु के साथ ही जाएंगे। क्या हुआ? तमिलनाडु में। तो क्या हो जाएगा? एक का हो जाएगा 3, 2 में आ जाता है इन दोनों में, ये दोनों कट जाते हैं, ये दोनों यहां पे कट जाते हैं। 1 का 3, 2 का A, 2 का 1, 1 में आ जाता है बी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, 31 अक्टूबर 2019 से वूलर झील जम्मू कश्मीर का भाग है। कहां का? जम्मू कश्मीर का। 31 अक्टूबर 2019 से, याद रखना, मैं लिख देता हूं, 31 अक्टूबर 2019 से। जो ये आपकी वूलर झील है, ये किसका भाग है? ये J&K का भाग है, जम्मू कश्मीर का भाग है। 3-1-4-2 इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वें नंबर क्वेश्चन। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? बताइए, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? बताइए, हिमालय की सबसे ऊंची पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बरवा, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा या माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंची हो गई ये तो। और मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है आपकी सबसे पूर्वी चोटी। तो कौन सी है आपकी सबसे पूर्वी? सबसे पूर्व किस तरफ पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश की तरफ। और सबसे पश्चिम की तरफ पड़ेगा आपका जम्मू एंड कश्मीर की तरफ। ठीक है, तो नामचा बरवा पर्वत, क्या नामचा बरवा जो है जम्मू एंड नामचा जो पर्वत है ये अरुणाचल प्रदेश में है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को। ये नहीं है, ठीक है। क्या कहा जाता है आपका? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ही भारत में सबसे ज्यादा क्या होती है? सबसे ज्यादा आपकी सबसे पहले सूर्य किरण पड़ती है, सबसे पूर्व में है भारत के। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश, पक्षियों का देश कहा जाता है इसे, अरुणाचल प्रदेश। नामचा बरवा पर्वत सबसे पूर्वी चोटी है। अगर हिमालय की मैं पश्चिमी चोटी की बात करूं, किसकी? पश्चिमी चोटी की, तो पश्चिमी चोटी कहां हो जाएगी आपकी? नंगा पर्वत, सॉरी ये हो जाएगी नामचा बरवा पर्वत। और हाँ, आपका नंगा पर्वत क्या हो जाएगी? नंगा
पर्वत हो जाएगी जम्मू एंड कश्मीर में। कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर में। क्या हो जाएगी? जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगी। आपका नंगा पर्वत आपकी पश्चिम में है, पश्चिमी चोटी सबसे पूर्वी है, सबसे पश्चिमी चोटी है नंगा पर्वत तो सबसे पूर्वी है नामचा बरवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में। 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 19वें क्वेश्चन को देखते हैं। गॉडविन ऑस्टिन एक है, बताइए क्या है? गॉडविन ऑस्टिन क्या है? गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन है दर्रा, शिखर, टेलीस्कोप, आविष्कार या भूवैज्ञानिक। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो क्या हो जाएगा बताइए? क्या हो जाएगा? आपका शिखर है। क्या है? गॉडविन ऑस्टिन शिखर है। क्या है? इसे केटू के नाम से भी जाना जाता है, इसे केटू भी कहा जाता है। केटू क्या कहा जाता है? इसे केटू कहा जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक है ये, भारत की हाईएस्ट पीक है आपकी केटू या गॉडविन ऑस्टिन के नाम से इसे जाना जाता है। जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में है। कहां पर है ये जम्मू एंड कश्मीर के काराकोरम रेंज में। यहां लिख देता हूं काराकोरम, काराकोरम श्रेणी में है। कहां पर है? केटू आपकी जम्मू कश्मीर की काराकोरम श्रेणी में है, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। कितनी? 8,611 मीटर। समझ में आया? भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू गॉडविन ऑस्टिन, हाईएस्ट पीक है भारत की। अगर बात करूं जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में यह स्थित है। अब बात करते हैं हम 20वें नंबर क्वेश्चन की। आपकी समझ में आ गया होगा क्या है? यह एक शिखर है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रे है। बताइए, हिमाचल प्रदेश का दर्रा आपको इसमें से पहचानना है कि इसमें से कौन सा आपका हिमाचल प्रदेश का दर्रा है। बताइए, शिवकीला, जोजिला, नाथुला, जेलेपला। बताइए आपका 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शिवकीला, जोजिला, नाथुला, आपका जेलेपला। क्या? जेलेपला। देखिए, शिवकीला जो दर्रा है वो कहां? पहले हम जोजिला की बात करते हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। नाथुला आपका सिक्किम में है और जेलेपला भी आपका सिक्किम में है। लेकिन अगर बात करूं मैं हिमाचल प्रदेश का, तो हिमाचल प्रदेश का क्या है? जेलेपला थोड़ा ये दिमाग से स्लिप हो गया, ये सिक्किम में है या फिर अरुणाचल प्रदेश में है। मैं इसको कल बताऊंगा जेलेपला कहां पर है। ठीक है, इसे थोड़ा सा आप वो रखना। ठीक है, मैं बता देता हूं, ये दोनों आपका कंफर्म है कि जो जिला जम्मू कश्मीर में है, नाथुला सिक्किम में है और शिवकीला हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है? हिमाचल में। ये हिमाचल का दर्रा पूछना चाह रहा है क्या हमसे? हाँ, हिमाचल का ही दर्रा पूछना चाह रहा है। शिवकीला ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश का ही है शिवकीला। और आपका मैं बात करता हूं शिवकीला दर्रे से ही सतलुज नदी भारत में आती है। कहां पर आती है? भारत में आती है, भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, शिवकीला जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश का है। सतलुज नदी शिवकीला दर्रे से ही भारत में प्रवेश करती है। जो जिला जम्मू कश्मीर का, नाथुला सिक्किम का और जेलेपला मुझे थोड़ा सा मिस हो गया है, जेलेपला अरुणाचल प्रदेश का है या सिक्किम का ही है, मैं आपको कल बता दूंगा। ठीक है, तो ये तीन आपके राइट हो गए और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिवकीला ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं 21वें नंबर क्वेश्चन की, और ये आपका करंट अफेयर का रिवीजन है। मैंने 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के इसलिए रखे हैं ताकि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए FDI नीति को मंजूरी दी है। बताइए, जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर की जो क्लास होती है सुबह होती है किस टाइम? 5-6 बजे। मैडम की होती है फुली डिटेल के साथ होती है, फुली डिटेल के साथ मैडम आपको पढ़ाती है। तो मैं करंट अफेयर में कोई डिटेल नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपका रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, तो आपको वो जानना ही होगा। आपको सुबह 6 बजे जाइए और मैडम की क्लास लीजिए ताकि आपका रिवीजन हो, आपकी बेस्ट स्टैटिक जीके हो सके, क्योंकि मैडम स्टैटिक जीके के साथ आपको करंट अफेयर कराती है बहुत बेस्ट तरीके से। देखिए, जम्मू कश्मीर के लिए जम्मू कश्मीर के लिए मैं पढ़ देता हूं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए FDI नीति को मंजूरी दी है। संजय वर्मा, संदीप ठाकुर, संजीत मेहता या मनोज सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
मनोज सिन्हा। क्या है आपका, मैं यहां लिख देता हूं, मनोज सिन्हा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनोज सिन्हा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करता हूं मैं 22वें नंबर के क्वेश्चन की। 22वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत FSSAI हाल ही में पैकेज खाद्य पदार्थों के लिए हेल्थ स्टोर रेटिंग शुरू करता है, हेल्थ स्टोर रेटिंग शुरू करेगा। बताइए कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए शिक्षा मंत्रालय, जनजाति मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो क्या हो जाएगा 22वें क्वेश्चन का, जनजातीय मंत्रालय। क्या, जनजातीय मंत्रालय आपका राइट आंसर हो जाता है। 23वें नंबर क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, इनमें से किस राज्य के चंबा जिला हर घर जल मिशन का 100वां जिला बन गया है। बताइए इनमें से किस राज्य के चंबा जिला हर घर जल मिशन का 100वां जिला बन गया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल या हिमाचल प्रदेश। ए, बी, सी या फिर डी। तो बताइए क्या होगा आपका राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। अब बात करते हैं 24वें क्वेश्चन की। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में किस शहर के DCI परिसर में निर्माण सदन ट्रेजरिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया है। ठीक है, किसका, एक संग्रहालय का उद्घाटन किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। तो ऑप्शन नंबर ए, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम या तिरुवनंतपुरम, तिरुपति या नेल्लोर। तो क्या होगा 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर। बताइए आपके अगर करंट अफेयर आपने तैयार किया है तो विशाखापट्टनम ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं 25वें क्वेश्चन की। हाल ही में किस बैंक में राकेश शर्मा फिर से अपने बैंक प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी दी है। अर्थात राकेश शर्मा को फिर से बैंक प्रबंधक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी दी है। तो किसे दी है, ऑप्शन बैंक ऑफ इंडिया में, केनरा बैंक में, यश बैंक में या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन मैंने रखे थे। ये करंट अफेयर के जो क्वेश्चन थे आपने मैंने करा दिया है, रिवीजन है आपका करंट अफेयर क्वेश्चन। बात है सुबह 6 बजे मैडम करंट अफेयर की क्लास लेती है, जो आपके लेना बहुत जरूरी है। अगर आप सुबह 6 बजे क्लास लेते हो तो मैडम स्टैटिक जीके के साथ करंट अफेयर कराती है। करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके बहुत डिटेल के साथ पढ़ाती है, बहुत अच्छा पढ़ाती है। तो आप लोग जाइए और क्लास को देखिए। आप लोग डिसाइड कीजिए कि मैडम कैसा पढ़ाती है। मैं डिसाइड कौन होता हूँ करने वाला, लेकिन मैं बताता हूँ कि मैडम करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके भी कराती है बेस्ट तरीके से। ठीक है, 9 बजे आपकी क्लास होती है हिंदी की, और शाम को अपनी यही क्लास होती है आपकी आप 5 बजे स्ट्रेटेजी की क्लास होती है विद क्वेश्चन आंसर और बहुत डिटेल के साथ। अगर बात करूं मैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए हैं, तो आप लोग जाइए और फॉलो करिए। ठीक है, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करना, ताकि हमें हौसला मिल सके। आपके लाइक से हमें पता लगता है कि आप लोगों ने क्लास को पसंद किया है। तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को चैनल के साथ लाना और जोड़ना। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे हम। धन्यवाद।